वेलकम टू माय डियर फैमिली। आज की स्टोरी है डेविल से शादी सिंघानिया परिवार एपिसोड 68 to 71। एपिसोड 68 विस्मय अधिबोधक चिन्ह। गौतम को घर से निकलना और राजवीर का इश्की के लिए डर। इश्की आराम से रेस्ट कर रही थी और राजवीर लैपटॉप लेकर उसी के पास बैठा काम कर रहा था। आज राजवीर ऑफिस नहीं गया था और वो घर से ही काम कर रहा था। वो बीच बीच में इश्की को भी देख रहा था जो इस वक्त आराम से सो रही थी। राजवीर ने जब देखा कि इश्की अच्छे से सो गई तो उसने लिश्की के फोरहेड पर किस किया और अपने रूम से बाहर निकलकर गौतम के रूम की ओर बढ़ गया। राजवीर ने वहां जाकर देखा तो गौतम अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा था। वो उसके पास जाकर बोला, आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह। राजवीर की आवाज सुनकर गौतम पीछे पलट कर बोले, मैं ठीक हूँ, माफी चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए परेशानी खड़ी कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, अपने बारे में तो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और आपके ही असिस्टेंट से पता चला कि मेरी कोई फैमिली भी नहीं है। ये सुनकर राजवीर बोला, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं हूँ ना, मैं आपके बारे में सब बता देता हूँ और ये भी कि आप कहाँ रहते थे और क्या करते थे। फिर जितना वो गौतम के बारे में जानता था उसने उसे सब बता दिया और फिर आगे बोला, मैंने अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया है, वो आपको लेने आता ही होगा। वो क्या है न कि इस एक्सीडेंट से आपकी याददाश्त बेशक चली गई है पर आपने अपना बिजनेस बड़ी मुश्किल से बनाया होगा, उसे तो देखना ही पड़ेगा ना। और याददाश्त जाने से इंसान सीखी हुई चीज थोड़ी ना भूलता है। उद्धरण चिन्ह। गौतम थोड़ा इमोशनल होकर बोला, आप सही कह रहे हैं, अब कब तक मैं आप सब पर बोझ बनकर रहूंगा, एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसे कहाँ पता था कि राजवीर पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा वही करता था जो उसे अच्छा लगता था, फिर सामने वाला चाहे कितना भी उसे इमोशनल कर ले। और एक बात तो राजवीर समझ ही चुका था कि ये गौतम जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। यही कहावत गौतम पर पूरी तरह से फिट बैठती थी। राजवीर आराम से स्माइल करते हुए बोला, अच्छी बात है, मैं आपको किसी के एहसान तले दबने से ही बचा रहा हूँ। वो क्या है कि आप इतने भी कमजोर या लाचार इंसान तो नहीं है जिसे किसी और के सपोर्ट की जरूरत पड़े। एक बहुत नामी बिजनेसमैन है आप, जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो आप क्यों किसी का एहसान लेना चाहोगे। उसकी इस बात से गौतम को साफ साफ समझ आ रहा था कि राजवीर उसे अपने घर से निकाल रहा है। थोड़ी देर बाद गौतम का असिस्टेंट भी वहां आ गया और राजवीर ने गौतम को अपने घर से रवाना कर दिया। राजवीर ने उन्हें इस घर में रुकने का एक भी मौका नहीं दिया था क्योंकि कहीं न कहीं वो समझ चुका था कि गौतम एक खतरनाक इंसान है और उसे ज्यादा दिन यहाँ रहने दिया तो उसके परिवार के लिए खतरा हो सकता था। और उसको देखकर जो हाल कोमल का हुआ उससे वो समझ चुका था कि कहीं न कहीं कुछ तो बुरा हुआ होगा उनके साथ। राजवीर ने कभी जताया नहीं, लेकिन वो अपने परिवार के एक भी मेंबर पर कभी कोई आंच नहीं आने देता था। ये सब करने के बाद राजवीर अपने रूम में गया और देखा तो इश्की अभी भी सो रही थी। फिर राजवीर ने वॉच की ओर देखा तो लंच का टाइम हो चुका था। राजवीर इश्की के पास जाकर उसे प्यार से उठाते हुए बोला, इश्की उठ जाओ, लंच टाइम हो गया है, खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की नींद में ही बोली, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, पूरा शरीर हैवी लग रहा है। ये सुनकर राजवीर बोला, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए लाइट खाना ही मंगवाया है, उठो और खाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने इश्की को नींद में उठाकर बैठा दिया। इश्की ने धीरे धीरे अपनी आंखें मसलते हुए खोली और राजवीर को देखा। फिर उसकी नजर टेबल पर गई जहां पर एक प्लेट में खिचड़ी थी। ये देखते ही इश्की का मुंह बन गया और वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, इससे अच्छा तो मैं कुछ नहीं खाऊं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ठीक है मत खाओ, फिर मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये सुनकर इश्की अपना सिर राजवीर के कंधे पर रखते हुए बोली, अरे आप अब ये मेलोड्रामा क्यों कर रहे हैं, अच्छा ठीक है खिला दीजिए, लेकिन मैं अपनी आंख बंद रखूंगी, मुझे नहीं देखना इस गंदे खाने को। राजवीर ने कहा, ठीक है, जैसे खाना है वैसे खाओ। ये बोलकर राजवीर इश्की को खाना खिलाने लगा। खाने के बाद इश्की बोली, ये बीमारों का खाना था या बीमार करने का, इसे खाने के बाद और वीकनेस लग रही है। राजवीर बोला, कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत वीकनेस रहती है, चलो अब दवाई खाओ। उद्धरण चिन्ह। दवाई देने के बाद राजवीर इश्की के सिर को सहलाने लगा। आज राजवीर को इश्की पहले से भी कमजोर लग रही थी, उसका चेहरा पूरा डल हो चुका था और लिप्स भी सूख रहे थे। ये सब देखकर राजवीर को अब अच्छा नहीं लग रहा था, उससे इश्की की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी।
वरना वो तो हमेशा इश्की को उछल कूद करते हुए, ड्रामा करते हुए ही देखता था। राजवीर इश्की के सर को सहलाते हुए बोला, क्या हमेशा फीवर में तुम इतनी ही कमजोर हो जाती थी? इश्की ने कहा, नहीं, मैंने कहा था ना आपको, मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती थी और अगर कभी बीमार हो भी जाती थी तो मेडिसिन की एक डोज में ही ठीक हो जाती थी। ये पहली बार है जब मुझे इतनी वीकनेस लग रही है। ये सुनकर राजवीर कुछ नहीं बोला और इश्की को बेड पर लिटाकर बाथरूम में चला गया। फिर वहाँ से एक गीला टॉवल लेकर आया और उससे इश्की के फेस को साफ किया। फिर मॉइस्चराइजर लाकर उसके फेस और लिप्स पर लगाने लगा। इश्की प्यार से राजवीर को देखते हुए बोली, आपको पता है, आज तक कभी किसी ने इतने अच्छे से मेरी केयर नहीं की। इवन मैं बीमार भी होती थी ना, तब भी नहीं, बस मेडिसिन लाकर दे देते थे। इश्की की बात सुनकर राजवीर इश्की को गले लगाकर लेटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तुम्हें किसी की केयर की क्या जरूरत थी? इश्की खुशी से बोली, वो तो सही है, और जब किसी की जरूरत पड़ी तो गॉड ने आपको भेज दिया मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर प्यार से बोला, थम, तो अब इन पुरानी बातों को भूल जाओ। पहले जो हुआ सो हुआ, पर अब जो होगा वो सिर्फ अच्छा अच्छा ही होगा। इश्की बोली, राजवीर, आप कभी मुझे खुद से दूर जाने मत देना। मुझे सारी जिंदगी आपके साथ जीनी है, आपके साथ ही रहना है। राजवीर बोला, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अगर तुम चाहोगी तब भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा, हर पल अपने करीब। इश्की बोली, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, जैसे कुछ गलत वो बोल ही रही होती है कि तभी राजवीर ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और बोला, मैं हूं ना, मेरे रहते कभी कुछ गलत नहीं होगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं और अपने इस छोटे दिमाग को अब शांति दो और रेस्ट करो। फालतू में अपने दिमाग के घोड़े को मत दौड़ाओ। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने इश्की को टाइट हक कर लिया और उसके मासूम से चेहरे को देखकर बोला, मैं कभी ये बात अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। अगर कोई मुझसे मेरे जीने की वजह छीनेगा तो मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। उद्धरण चिन्ह। मिशा अपने रूम में बैठी थी और उसे रह रहकर कोमल का थप्पड़ याद आ रहा था। उसकी आंख भी नम थी। तभी कोमल अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर आई और आकर मिशा के पास बैठते हुए बोली, रोना धोना तो ऐसे मचा रखा है जैसे मैंने तुम्हें पहली बार मारा है। इतनी बार मेरे से पिटी हो, लगता है भूल गई। वैसे इसमें गलती मेरी ही है, बहुत दिन से मारा नहीं था ना, इसलिए ये सब हो रहा है। चलो बहुत ड्रामा हो गया, अब कुछ खा लो। कोमल की बात सुनकर मिशा उनकी तरफ देखते हुए बोली, मॉम, आखिर आपने ऐसे रिएक्ट क्यों किया था? और आप बेहोश भी हो गई थी, कुछ छुपा रही हैं आप? उद्धरण चिन्ह। कोमल बोली, मैं भला कुछ क्यों छुपाऊंगी? तुम ऐसे ही किसी भी गैर आदमी को घर लेकर आ गई थी, बस इसलिए। तुम जानती हो ना हमारे कितने दुश्मन हैं। ये सुनने के बाद मिशा कुछ नहीं बोली और चुपचाप कोमल के हाथ से खाना खाने लगी। एपिसोड 69 इश्की को जहर दिया गया। रात को राजवीर इश्की को खाना खिलाकर उसे उसकी दवाई दे दी, जिससे इश्की वापस से सोने लगी कि तभी उसे उल्टी जैसा लगा। उसने उठने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पा रही थी। इश्की को देख राजवीर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ है इश्की, तुम उठ क्यों रही हो? बाथरूम जाना है, इश्की अपनी धीमी आवाज में बोली। ये सुनकर राजवीर जल्दी से इश्की को गोद में उठाया और उसे बेडरूम लेकर गया। राजवीर ने जैसे ही इश्की को नीचे उतारा वैसे ही इश्की को उल्टी होने लगी। राजवीर की नजर जैसे ही उस पर गई, वो शॉक हो गया क्योंकि इश्की को खून की उल्टी हो रही थी। ये देखकर राजवीर बहुत घबरा गया और जल्दी से इश्की के फेस को क्लीन करके उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सभी लोग लिविंग रूम में ही बैठे थे और राजवीर को इस तरह से इश्की को ले जाते देख सभी डर गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तभी दादी ने मिशा से पूछा, मिशा, इश्की को क्या हुआ है? मिशा बोली, दादी, उसे रात को फीवर आ गया था। कोमल चिंता करते हुए बोली, क्या कहीं और ज्यादा तो तबीयत खराब नहीं हो गई है? राजवीर सीधे जाकर कार में बैठ गया। इश्की उसकी गोद में ही थी। ड्राइवर जल्दी से आकर कार ड्राइव करने लगा। इश्की की आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। राजवीर ने टाइट से इश्की को पकड़ रखा था। साथ ही राजवीर अपने फोन से समर को कॉल करने लगा। जैसे ही समर ने कॉल पिक किया वैसे ही राजवीर बोला, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की टीम रेडी करवाओ। ये बोल राजवीर कॉल कट कर इश्की के सिर को सहलाने लगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इश्की का ट्रीटमेंट कर रहे थे और राजवीर इश्की के बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठा था। तभी एक डॉक्टर बोला, सर, हमें मैम का एक बार फिर से ब्लड टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है।
ये सुनकर राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया। वार्ड के बाहर राजवीर की पूरी फैमिली आ चुकी थी। समर को वहाँ खड़ा देख अर्नव ने पूछा, समर क्या हुआ है इश्की को? समर बोला, पता नहीं सर, अभी मैम का ब्लड सैंपल लिया है, थोड़ी देर में रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। सभी लोग परेशान हो गए थे। दादी वार्ड के अंदर आई तो देखा कि राजवीर इश्की का हाथ पकड़े एकटक उसे ही देख रहा था। दादी ने राजवीर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम चिंता मत करो राजवीर, इश्की जल्दी ठीक हो जाएगी। राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो दादी से बोला, आप यहीं रहिए, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। ये बोलकर राजवीर वार्ड से बाहर निकल गया। बाहर आकर ने राजवीर सभी को देखा और डॉक्टर के कैबिन की तरफ चला गया। समर भी उसके पीछे हो लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डॉक्टर के कैबिन में राजवीर चेयर पर बैठा था और उसके सामने डॉक्टर। वो राजवीर से बोला, सर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और ये मैटर काफी सीरियस है। डॉक्टर ये बात डरते डरते बोल रहा था। राजवीर गुस्से से बोला, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। डॉक्टर डर कर बोला, सर मैम के ब्लड में जहर मिला है, आई मीन टू से दैट उन्हें जहर दिया जा रहा था। ये बात सुनकर राजवीर पूरी तरह से शॉक हो गया और वो अपने आप में ही बुदबुदाया, जहर। डॉक्टर आगे बोला, सर और ये जहर आम जहर की तरह एक बार में असर नहीं करता। किसी को तड़पा कर मारने के लिए इस जहर को खास फॉर्मूला के साथ बनाया जाता है। इसे एक बार में नहीं दिया गया बल्कि 4 से 5 डोज दिए गए हैं और हर डोज में पेशेंट की हालत खराब होती जाती है और आखिरी डोज में जान चली जाती है। डॉक्टर की ये बात ही काफी थी राजवीर के दिल में दर्द पैदा करने के लिए। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई एक मासूम सी लड़की को इस कदर मारना चाहता होगा, वो भी सिर्फ राजवीर से बदला लेने के लिए। राजवीर हिम्मत करके बोला, जब पहले ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें ऐसा कुछ क्यों नहीं आया था? डॉक्टर बोला, सर उस समय मैम को एक डोज ही दिया गया होगा, इसलिए उन्हें फीवर आने लगा। एक डोज में वो जहर ब्लड में नहीं गया होगा या फिर पता नहीं चल पाया होगा क्योंकि उसकी मात्रा कम थी। अभी मैम की कंडीशन देखकर लग रहा है कि 2 डोज दिए जा चुके हैं। अगर आगे भी वो जहर मैम के शरीर में जाता तो शायद हम उन्हें नहीं बचा पाते। उद्धरण चिन्ह। राजवीर गुस्से से उस डॉक्टर को बोला, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, मेरी इश्की को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोला, सर हम ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दें बट हमें अभी भी उस जहर के फॉर्मूला के बारे में नहीं पता है और जब तक वो फॉर्मूला नहीं पता चलेगा तब तक हम जहर का एंटीडोट नहीं दे सकते। आप जल्दी से उस इंसान का पता लगाइए जो ये सब कर रहा था, तब तक के लिए हम मैम की हालत को स्टेबल रखेंगे। ये सुनकर राजवीर गुस्से से उस कैबिन से बाहर चला गया और समर से बोला, समर मुझे वो आदमी किसी भी हालत में चाहिए। तुम कैसे और कहां से पता करोगे मुझे नहीं पता, जमीन खोदो या आसमान चीरो, आई डोंट केयर, बस मुझे वो चाहिए। और उसे ढूंढने की शुरुआत घर से करो क्योंकि घर का कोई सर्वेंट जरूर उससे मिला हुआ है जो इश्की तक वो जहर पहुंचा रहा था। उद्धरण चिन्ह। समर बोला, शो सर। राजवीर आगे बोला, रॉकी आ गया है, उसे भी अपने साथ लो। उद्धरण चिन्ह। राजवीर की सारी इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद समर वहां से चला गया। उसके बाद राजवीर वार्ड के अंदर गया तो देखा कि सभी लोग वहीं थे। सभी के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। अर्नव राजवीर को देखकर बोले, क्या हुआ है इसे, क्या कहा है डॉक्टर ने? राजवीर ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी वीक हो गई है। राजवीर किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था कि इश्की को क्या हुआ, लेकिन तभी अर्नव राजवीर का हाथ पकड़कर उसे वार्ड से बाहर एक खाली जगह पर ले आए। फिर गुस्से से बोले, क्या हुआ है उसे, अब सच सच बोलो राजवीर। इस बार राजवीर ने बिना कुछ छिपाए अर्नव को सब सच बता दिया। ये सब सुनकर वो शौक गए। वो बोले, तुम्हें किसी पर शक नहीं है? राजवीर बोला, किस पर करूं शक, मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, पर पता नहीं उनमें से किसको इश्की के बारे में पता चल गया। अर्नव बोले, शायद मैं इस जहर को जानता हूँ। राजवीर बोला, क्या, पर कैसे और कौन कर सकता है ये? अर्नव बोले, कौन कर सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन एक सपेरे का बहुत पुराना कबीला है जहाँ पर कई प्रकार के जहर बनाए जाते हैं और वो जहर लोग अपने दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें वहाँ से इस जहर के बारे में जरूर पता चल सकता है और एक बार जहर के बारे में पता चल जाए तो उसका तोड़ भी उनके पास से ही मिल जाएगा। राजवीर बोला, आप मुझे उस कबीले का पता दीजिए, मैं अभी जाता हूँ। अर्नव बोले, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ ज्यादातर आदिवासी रहते हैं जो किसी कानून को नहीं मानते हैं और अजनबी पर हमला भी कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है जो उस कबीले के सरदार को जानता है।
राजवीर बोला ठीक है तो जल्दी चलिए। वहाँ से अर्नव और राजवीर दोनों निकल गए। आज राजवीर इश्की के लिए अपनी सारी नाराजगी भूल चुका था। वो तो बस अपनी इश्की को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। राजवीर आज कुछ भी कर सकता था, बस इश्की को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। आज पहली बार राजवीर की आंख इश्की की हालत देख के नम हुई थी, जिसे शायद ही कोई देख पाया था। एपिसोड 7 जहर का तोड़। हॉस्पिटल में इश्की को धीरे धीरे होश आ रहा था और होश आते ही वो राजवीर को पुकारने लगी। इश्की की आवाज सुनकर मिशा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अब कैसा फील कर रही हो? मिशा की आवाज सुनकर कोमल और दादी दोनों का ध्यान इश्की की तरफ गया। वो दोनों भी इश्की की तरफ देखकर उसके पास आ गई। कोमल बोली, हाँ बेटा, अब कैसा लग रहा है? राजवीर। इश्की अभी भी धीरे से सिर्फ राजवीर का नाम ले रही थी। दादी इश्की का सिर सहलाते हुए बोली, हाँ बेटा, राजवीर बस अभी आ रहा है। इश्की टूटी फूटी आवाज में बोली, वो है कहाँ? मुझे उनसे मिलना है, राजवीर को बुला दीजिए। मिशा इश्की को समझते हुए बोली, भाई आ रहे हैं, बस वो डॉक्टर के पास हैं। इश्की रुबासी आवाज में बोली, नहीं, राजवीर को बुला दो प्लीज। मिशा बोली, ठीक है, मैं फोन करती हूँ। इश्की बेचैनी से बोली, प्लीज राजवीर को बुला दो। मिशा राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल नहीं लगा। मिशा ने 2 से 3 बार और कॉल ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मिशा ने समर को कॉल किया, लेकिन उसका फोन भी अनरीचेबल बता रहा था। मिशा टेंशन से कोमल की तरफ देखकर बोली, मॉम, भाई का कॉल ही नहीं लग रहा है। कोमल इश्की को देखते हुए बोली, ऐसे तो इसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मिशा इश्की के पास जाकर बोली, इश्की, मैंने भाई को कॉल कर दिया है, वो बस आ ही रहे हैं। इश्की बोली, नहीं, मेरी बात करवाओ, मुझे बात करनी है। मिशा बोली, तू रेस्ट करना। मिशा ने फिर से इश्की को समझाने की कोशिश की। इश्की रोते हुए बोली, नहीं, राजवीर को बुलाओ, वो कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? वो कहीं नहीं जाते हैं, उनको बुलाओ प्लीज। इश्की की हालत और ज्यादा खराब होने लगी तो मिशा ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर इश्की को नींद की इंजेक्शन देकर बोले, अब ये कुछ घंटे नींद में रहेगी। इंजेक्शन लगाने के बाद इश्की धीरे धीरे सोने लगी, लेकिन उस हालत में भी वो राजवीर का ही नाम लिए जा रही थी। शहर से थोड़ी दूरी पर राजवीर और अर्नव किसी का वेट कर रहे थे, तभी उन्हें एक कार आते हुए दिखी। अर्नव बोले, हर्ष आ गया है। ये बोलकर अर्नव उस कार के पास गए तो उनमें से एक आदमी बाहर आया, जिसकी उम्र अर्नव की उम्र जितनी ही होगी। वो राजवीर के पास आकर बोले, राजवीर, वो कबीला जंगल के पास रहता है और वहाँ पर बहुत खतरनाक सांप और बिच्छू पाए जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ आदिवासियों का भी खतरा है। राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आप मुझे उस कबीले के सरदार से मिलवा दीजिए। हर्ष बोले, मैं मिलवा तो दूंगा और शायद तुम्हें वहाँ तक सही से लेकर भी चला जाऊंगा, लेकिन वो मानेगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो लोग दुनिया से अलग रहना ही पसंद करते हैं, वो अपने राज दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। राजवीर बोला, अपनी इश्की को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, एक बार आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए, उसके बाद क्या और कैसे करना है ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हर्ष ने पूछा, ठीक है, फिर वह जंगल यहाँ से काफी दूर है, ये तो तुम्हें पता है ना? उन्होंने इतना कहा ही था कि आसमान से तेज आवाज आने लगी और जोर की हवा चलने लगी। अर्नव और हर्ष ऊपर देखने लगे, वहाँ एक चॉपर था। राजवीर बोला, चलें, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बोलकर राजवीर चॉपर के अंदर चला गया। उन्होंने इस 4 से 5 घंटे का सफर लगभग आधे घंटे में ही तय कर लिया। हर्ष ने जो जगह बताई वो उत्तराखंड में थी, जंगल के पास ही उन्होंने लैंड किया। बाहर आकर हर्ष बोला, यहाँ से आदिवासियों का इलाका शुरू होता है, हमें सावधान रहना होगा। ये सुनकर राजवीर ने अपनी गन पॉकेट से बाहर निकलकर अनलॉक कर लिया। वो तीनों आगे बढ़े ही थे कि तभी एक आदमी उनके सामने आया और बोला, आप हर्ष है ना, जिसने सरदार को संदेश भेजा था? हर्ष बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं, तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? वो आदमी बोला, आओ मेरे साथ, लेकिन आवाज मत करना, रात का समय है, कौन सा जंगली जानवर कहाँ होगा कुछ पता नहीं। फिर सभी उसके पीछे जाने लगे और एक काबिले में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर बच्चों के हाथ में भी सांप था, लेकिन वो उन बच्चों को कुछ नहीं कर रहा था। वो आदमी एक घर के आंगन में बैठे हुए आदमी से बोला, सरदार मैं ले आया इन्हें। आंगन में बैठा आदमी उन सब का सरदार था। उसने उसे जाने का इशारा किया, फिर हर्ष से बोला, कहिए कैसे आना हुआ? हर्ष बोले, आपकी मदद चाहिए, एक बच्चे की जान खतरे में है।
उसकी जान बचाने के लिए एक जहर का तोड़ चाहिए। सरदार बोला, जहर का तोड़? माफ करना, लेकिन हम इस जंगल का एक पत्ता भी किसी को ले जाने नहीं देते हैं, फिर जहर का तोड़ कैसे दे दे? सरदार गुस्सा करते हुए बोला, कितनी बार कहा है रात होते ही बच्चों को घर के अंदर कर दरवाजा बंद कर लिया करो, पर तुम सबको समझ में नहीं आता है। ये 8वीं घटना हो रही है, लेकिन क्या कहीं कोई जिंदा बचा है? फिर उसने जोर से चिल्ला के अपने आदमियों को बुलाया और सभी लोग घने जंगल की तरफ जाने की तैयारी करने लगे कि तभी राजवीर बोला, मैं उस बच्चे को बचा कर ले आऊं तो क्या आप मुझे उस जहर का तोड़ दे दोगे? राजवीर की ये बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के होकर उसे देखने लगे। तभी अर्नब बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम राजवीर? वो जंगल घना है और खतरनाक भी, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। पर राजवीर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और सरदार की तरफ देखकर बोला, हाँ या ना? सरदार बोला, जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जंगल के अंदर हम लोग भी अकेले नहीं जाते हैं और तुम उस बाघ का सामना करने की बात कर रहे हो। राजवीर बोला, वक्त नहीं है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। सरदार बोला, ठीक है, अगर वो बच्चा जिंदा आ गया तो मैं तुम्हें वो तोड़ बना कर दे दूंगा। हर्ष बोले, किसी की जान का सवाल है। सरदार बोला, और यहाँ हमारे उसूलों का सवाल है। राजवीर गुस्से से बोला, कमाल का उसूल है आपका। कातिल को किसी की जान लेने के लिए जहर दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए तोड़ नहीं दे सकते। सरदार चिल्लाते हुए बोला, क्या कहना चाहते हो? हम किसी की भी जान का सौदा नहीं करते हैं। राजवीर भी चिल्लाते हुए बोला, फिर उन लोगों के पास वो जहर कहाँ से आया जो सिर्फ आप जैसे लोगों का कबीला बनाता है? कैसे वो जहर उन्होंने मेरी जान तक पहुँचा दिया? राजवीर आगे बोला, मैं आपसे आराम से मांग रहा हूँ, उस जहर का तोड़ मुझे दे दीजिए, वरना याद रखिएगा राजवीर सिंघानिया नाम है मेरा। इस जगह को राख करने में वक्त नहीं लगेगा। सरदार बोला, तुम धमकी दे रहे हो हमें? राजवीर बोला, नहीं, सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ, पहले आदर से बोल रहा हूँ, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझिएगा। दोनों बोल ही रहे थे कि तभी एक औरत रोते हुए आई और बोली, सरदार वो बाघ मेरे बच्चे को ले गया है, सरदार बचा लीजिए। ये सुनते ही राजवीर जंगल की तरफ जाने लगा, लेकिन सरदार ने उसके साथ कुछ और लोग भी भेज दिए थे। हर्ष बोले, तुम चिंता मत करो अर्नब, राजवीर है वो, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वो अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ जाएगा। जंगल में राजवीर जैसे ही जंगल के अंदर गया, उसे बाघ के पैरों के निशान दिखने लगे तो राजवीर उस दिशा की तरफ बढ़ गया। राजवीर ने थोड़ी दूर जाकर देखा, बाघ बच्चे के ऊपर झपट्टा मरने जा ही रहा था। ये देखकर राजवीर ने भी एक छलांग लगाकर दूसरी तरफ से उस बाघ को धक्का देकर उसे दूर गिरा दिया और खुद अपने एक घुटने के बल नीचे बैठकर उस बाघ की तरफ देखने लगा। इस बार बाघ ने बच्चे को छोड़ दिया और राजवीर के ऊपर अटैक किया, लेकिन राजवीर उस अटैक से बच गया। राजवीर अपने दिमाग से उस बाघ के हर एक अटैक से बचता चला गया और लास्ट में उसने उस बाघ को एक जाल में फंसा दिया। राजवीर चाहता तो एक शूट में उसे मारकर तुरंत उस बच्चे को बचा लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जाल में फंसने के बाद वो बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। राजवीर ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उन लोगों की तरफ जाकर बोला, चलो, ये बाघ कभी भी इस जाल से आजाद हो सकता है। ये बोलकर राजवीर आगे की तरफ चला गया। कबीले के सभी लोग परेशान घूम रहे थे कि तभी एक आदमी चिल्लाकर बोला, वो देखो, वो लोग आ रहे हैं और बच्चा भी उनके साथ है। ये सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगे। राजवीर ने अंदर आकर उस बच्चे को उसकी मां को दिया और सरदार से बोला, मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी। सरदार ने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर के अंदर जाकर एक शीशी लाकर राजवीर को दे दी और बोले, ये लो, ये उसे पिला देना, ये उस जहर को काट देगा, लेकिन याद रहे इसके असर से भी बुखार और उल्टियाँ होगी, क्योंकि वो उसी रूप में शरीर से बाहर आएगा। ये सुनकर राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया और सभी लोग जल्दी से बाहर जाकर वापस चोपर में बैठ गए। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई थी। राजवीर को तो अब जैसे तैसे इश्की के पास पहुंचना था, क्योंकि उसे पता था अगर इश्की उठी और उसे राजवीर नहीं दिखा तो वो पैनिक करने लगेगी। राजवीर उसे जल्दी ठीक होता हुआ देखना चाहता था। अब इश्की को वो उस हालत में नहीं रहने दे सकता था। किसने दी है इश्की को जहर? एपिसोड 71, राजवीर के इमोशंस। सुबह के वक्त हॉस्पिटल में इश्की धीरे धीरे उठते हुए राजवीर का नाम लिए जा रही थी। तभी वार्ड का दरवाजा खोलकर राजवीर अंदर आया और देखने लगा। मिशा इश्की का हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठी थी। कोमल दादी को लेकर वापस घर चली गई थी, क्योंकि उन्हें रेस्ट की जरूरत थी। इस वक्त सिर्फ मिशा ही इश्की के साथ थी। मिशा वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज सुन उस तरफ देखने लगी।
राजवीर को देखकर मिशा जल्दी से उसके पास गई और बोली, भाई इश्की होश में आ गई है और आपका ही नाम ले जा रही है। रात में भी बीच बीच में उठ जा रही थी और बस आपके बारे में ही पूछे जा रही थी। फिर इंजेक्शन देकर उसे सुलाया गया। उद्धरण चिन्ह। मिशा की बात सुनकर राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा जो उसी का नाम लिए जा रही थी। राजवीर बोला, अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा। ये बोलकर राजवीर इश्की के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक हाथ से उसके सिर को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा। राजवीर बोला, इश्की उठो, सुबह हो गई, बहुत सोती हो तुम, उठो चलो। जैसे ही राजवीर की आवाज इश्की के कानों में पड़ी, इश्की बोली, राजवीर। राजवीर प्यार से उसके सिर पर किस करके बोला, हाँ बच्चा मैं ही हूँ, उठो चलो। इश्की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे राजवीर अपने सामने दिखाई दिया। राजवीर भी इश्की की आंखों में देख रहा था जो धीरे धीरे नीली पड़ रही थी और उसके लिप्स भी नीले पड़ चुके थे, साथ ही उसका पूरा चेहरा भी सूख सा गया था। इश्की अपनी धीमी आवाज में बोली, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? राजवीर बोला, मैं बस डॉक्टर के पास गया था और मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। फिर राजवीर ने कॉल करके दूध मंगवाया जिससे वो इश्की को जहर का तोड़ पिला सके। डॉक्टर भी वहाँ आ गए। राजवीर ने पहले ही उन्हें उस तोड़ के बारे में उन्हें बता दिया था जिससे एक बार वो कंफर्म हो सके कि उससे इश्की को और दिक्कत ना हो। थोड़ी देर में ही दूध आ गया और राजवीर ने उसमें वो तोड़ मिला दिया और इश्की को पीने के लिए दे दिया, जिसे देखकर इश्की डरते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं पीना, उल्टी हो जाएगी। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, नहीं होगी उल्टी, इसे पियो और उल्टी हो भी गई तो क्या ही हो जाएगा। इश्की मना करने लगी लेकिन फिर भी राजवीर ने उसे प्यार से मना लिया और वो पूरा दूध उसे पिला दिया। दूध पीने के बाद इश्की ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया और उसे हक करके लेट गई। ये देखकर राजवीर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम आराम करो। इश्की रोने जैसी आवाज में बोली, नहीं मुझे अब आप पर भरोसा नहीं है, पहले भी यही कहा था आपने लेकिन रात को आप नहीं आए मेरे पास। ये सुनकर राजवीर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बस अब रोना नहीं। राजवीर इश्की के पास ही बैठा रहा क्योंकि उसे पता था कि इस तोड़ का असर भी बुरा होने वाला था और इससे इश्की की तबीयत खराब होगी, इसलिए वो अब एक पल भी इश्की को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इश्की फिर से सो चुकी थी और राजवीर उसके सिर को सहला रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि इश्की का सिर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। राजवीर ने डॉक्टर को बुलाया और उन्हें इश्की को चेक करने के लिए बोला। तभी राजवीर का फोन बजने लगा। राजवीर ने देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अननोन नंबर देखते ही राजवीर को उस इंसान की याद आ गई जो इश्की को लेकर उसे धमकी दे रहा था। राजवीर ने जल्दी से कॉल को उठा लिया। सामने से आवाज आई, मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी बच गई है। वेल वो बच गई क्योंकि मैंने उसे बचने दिया, मैंने ज्यादा डोज दिया ही नहीं था। वैसे देखा तुमने कितनी आसानी से मैंने उस तक जहर पहुंचा दिया। जरा सोचो अगर मैंने उसे कोई दूसरा जहर दिया होता तो वो तुरंत ही मर जाती। ये बोलकर वो आदमी हंसने लगा। फिर आगे बोला, वैसे मुझे ये भी पता चला है कि तुमने अपने आदमी मेरे पीछे लगा दिए हैं, लेकिन क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ जो मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ में आ जाऊंगा? मुझे अच्छे से पता है कि मेरे सामने राजवीर सिंघानिया है, मुझ तक पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की है। ये बोलकर वो आदमी और तेज हंसने लगा। राजवीर बोला, सही है, प्लानिंग कर रखी है, जरूरत भी है तुम्हें, लेकिन मुझे किसी प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। वो कहते हैं न मछली चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, कांटे में फंसने के बाद वो किलो के भाव ही बिकती है। वैसे ही तुझे जितनी तेज तैरना है तैर ले, रवि खुरनाथ। ये सुनकर सामने फोन पर आदमी एकदम से चुप हो गया। राजवीर आगे बोला, तुझे क्या लगा तू मेरी जान पर वार करेगा और मुझे तेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? राजवीर अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों की खबर रखता है। रवि हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर मेरे बारे में पता भी चल गया तो क्या, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। वो क्या है ना, तुम्हारी प्यारी बहन मुझसे प्यार करने लगी है और वो भी ऐसा वैसा वाला नहीं, सच्चा वाला, और वो मुझे तुमसे प्रोटेक्ट करेगी। वो जब तक है मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। राजवीर बोला, तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो जब तक उसके आंखों पर प्यार की झूठी पट्टी बंधी है और वो बहुत जल्द हट जाएगी, फिर तुम्हारा खेल खत्म। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने ये बोलकर फोन कट कर दिया और वापस डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर बोले, सर ये उसी तोड़ का इफेक्ट है, इसलिए इनका शरीर गर्म हो रहा है, कुछ देर में बुखार उतर जाएगा लेकिन वापस आ सकता है। ये सुनकर राजवीर ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर वहाँ से चले गए। राजवीर बस एक टक इश्की को ही देखे जा रहा था।
कोई अभी नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मिशा वार्ड के अंदर आई तो राजवीर उससे बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जैसे ही उठी मुझे फोन कर देना। मिशा बोली, ठीक है भाई। राजवीर हॉस्पिटल से निकलकर एक सुनसान जगह पर गया और खाली जगह को देखने लगा, शायद इसलिए क्योंकि अभी उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। राजवीर नीचे बैठ गया और इश्की के साथ बिताए हर पल को याद करने लगा। फिर उसे इश्की की तबीयत खराब होना याद आया कि कैसे वो बेजान सी हो गई थी। ये सब याद करके राजवीर खुद से बोला, कितना कोशिश किया कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। पहली बार के बाद से हर पल तुम याद आती थी, लेकिन कभी भी तुम्हारे बारे में पता नहीं किया, शायद इस डर से कि मैं अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वही हुआ, तुम मेरे ही घर आ गई और हर पल मेरी आंखों से सामने रहने लगी। न चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपने पास ले ही आया और आज उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हें टारगेट किया। फिर राजवीर आगे बोला, तुम्हें इतना दर्द हुआ, वो भी मेरी वजह से, और इसलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। बाहर हर पल तुम्हें इग्नोर किया, किसी के सामने तुमसे बात नहीं की, हमेशा दूर रहा जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, और आज तुम मौत के इतने करीब आ गई थी। मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। ये मिशा का कॉल था तो राजवीर ने खुद को संभाल कर कॉल पिक किया, लेकिन सामने से इश्की की आवाज आई, राजवीर आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। राजवीर प्यार से बोला, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तब तक तुम खाना खा लो। इश्की रोने जैसी आवाज में बोली, नहीं मुझे सिर्फ आपके हाथ से खाना है, आप आ जाए ना जल्दी से। राजवीर बोला, अच्छा मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए, ओके। इश्की बोली, :सेमीकोलन। हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल स्टोरी कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो।